हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण। यानी कि इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। स्टूडेंट, हमने अम्ल तथा क्षार के भौतिक गुण जो पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पर मैंने अम्ल तथा क्षार के बारे में बताया, वहीं पर मैंने इनके भौतिक गुणों के बारे में भी बताया है। यदि आपने अम्ल तथा क्षार की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उस वीडियो को देख लें, उसमें आपको भौतिक गुण मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। रासायनिक गुण यानी कि अवक्रियाएँ होती हैं, रासायनिक अवक्रियाँ होती हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण जो केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, उसमें से हमने अम्ल को भी कवर कर लिया, क्षार को भी कवर कर लिया और उसके भौतिक तथा भौतिक गुण भी कवर कर लिए। आज इस वीडियो में हम खाली पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के बारे में कि रासायनिक गुण क्या होते हैं, अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसमें देखेंगे कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण मैंने पढ़ा दिए हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है अम्ल वाली तो वहाँ पर जाकर के देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, उसमें आपको भौतिक गुण और अम्ल के बारे में फुल जानकारी मिल जाएगी। अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं खाली इसके रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक है, तो चलिए अम्ल के रासायनिक गुण नंबर 1 है धातु के साथ अवक्रिया। यानी कि जब अम्ल की धातु के साथ अवक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि रासायनिक गुण एक तरह की अवक्रियाएं ही होती हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो धातु के साथ अवक्रिया, जब अम्ल की धातु के साथ अवक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है अम्ल धातु के साथ अवक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल धातु के साथ अवक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। स्टूडेंट, लवण यानी कि लवण वाला जो टॉपिक है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है, जब हम लवण पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हम खाली आपको बता रहे हैं कि यानी कि जब अम्ल धातु के साथ अवक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। मैं आपको बता दूं, लवण एक साल्ट होता है यानी नमकीन तरह का होता है। ठीक है स्टूडेंट, लवण जो होता है वो साल्ट होता है यानी कि नमक की तरह होता है। तो लवण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें खाली इतना पढ़ रहे हैं कि यानी कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो धातु के साथ जब अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस भी बनता है। तो चलिए, धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराते हैं तो एक सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सूत्र मैं लिख के चल रहा हूँ इसका, कि अम्ल तथा जब अम्ल की धातु के साथ अवक्रिया कराते हैं, यानी कि यहाँ प्लस का साइन बन रहा है, अम्ल प्लस धातु, यानी कि अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है प्लस जल बनता है। अम्ल की जब धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है तथा यहाँ पर जल नहीं होगा, यहाँ पर गैस होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा स्टूडेंट। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, यानी कि जब अम्ल तथा धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया कि अम्ल कौन से होते हैं, जो जिनमें हाइड्रोजन धनायन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अम्ल लिया है HCl प्लस Na जो लिया है मैंने धातु। ठीक है, जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो ये विस्थापन क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, विस्थापन अवक्रिया होगी। तो सोडियम जो होगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ NaCl प्लस H2 बनेगा। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार दूसरा जो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे, यहाँ पर धातु लिया हमने सोडियम, तो मैंने बताया है कि जो सोडियम जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2। अब स्टूडेंट, ये समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है,
ये समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Na2 है और यहाँ पर Na खाली सिंगल है। ठीक है, Na2 दो हैं और यहाँ पे Na सिंगल है, इसलिए हमें क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 2 लगाना होगा। ठीक है, यहाँ 2 लगा देंगे तो Na2 हो जाएगा और SO4 प्लस H2 तो है ही, H2 है ही, यहाँ पर SO4 है ही है। ठीक है नहीं, और ये भी 2 हो जाएगा। तो अब ये समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराते हैं। आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जिंक के साथ आप क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब जिंक के साथ आप क्रिया कराएंगे तो ZnCl प्लस H2 बनेगा, ZnCl प्लस H2 बन जाएगा, यानी कि जिंक क्लोराइड ZnCl प्लस H2। ठीक है, तो ये भी यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो जहाँ H2 है पर स्टूडेंट यहाँ पर अभी इसे समीकरण संतुलित नहीं है, ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसे समीकरण संतुलित करना होगा, क्योंकि यहाँ पे H2 निकल रहा है तो यहाँ पर भी 2 लगाना होगा। ठीक है नहीं, और यहाँ पर क्या करना होगा आपको कि यहाँ पर ये 2 हो जाएगा ZnCl2। ठीक है नहीं, जिंक क्लोराइड और जब हाइड्रोजन 2 निकलेगा यहाँ से। ठीक है, और ये भी तो 2 हो जाएगा तो ZnCl2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन संतुलित होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये होती है धातु की जब अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट होगा हमारा धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल की क्रिया कराते हैं तब क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, दूसरा है हमारा धातु कार्बोनेट से अपक्रिया। जब अम्ल की धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण और CO2 वह जल बनाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनते हैं, और लवण तो बनेगा ही। ठीक है, यानी कि जो भी पदार्थ यौगिक बनेगा, यानी कि अम्ल को छोड़ करके, अम्ल और क्षार को छोड़ करके जो भी बनेगा वो सब लवण होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये तो जानते हैं आप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा है, सूत्र है अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, यानी कि जब धातु कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है प्लस जल बनता है और प्लस CO2 गैस, यानी कि जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो निकलेगी। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पहला एग्जाम्पल है, प्लस Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ पर मैंने लिया है ये धातु कार्बोनेट है। ठीक है, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो आप जानते हैं कि यानी कि जो Na2 है, Na2 जो है वो क्या है, अधिक क्रियाशील होता है, तो यहाँ से इसको हटा देगा। ठीक है नहीं, जब इसको यहाँ से हटा देगा तो क्या बनेगा, आप देख सकते हैं कि ये इसका स्थान ग्रहण करेगा, परंतु यहाँ पर NaCl है, क्या है यहाँ पर NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, यहाँ पर NaCl प्लस H2O प्लस CO2 ये क्रिया होगी स्टूडेंट। किस प्रकार से होगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ से Na यहाँ पर आ जाएगा तो NaCl और यहाँ से CO2 निकल जाएगा। ठीक है ली, और यहाँ पर जो H2O हो जाएगा। परंतु स्टूडेंट ये अभी अपक्रिया संतुलित नहीं है, ये समीकरण जो आपको दिखाई दे रहा है संतुलित नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इस समीकरण को संतुलित करना होगा। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 है तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना होगा। जब यहाँ पर 2 लग जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये तो 2 है ही, तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना होगा। अब आप देख सकते हैं Na जो है वो भी 2 हो गया, Cl है वो भी 2 हो गया, और यहाँ पर Cl है वो भी 2 है, और H2 है वो भी 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन जी आ गई और 1 ऑक्सीजन जी आ गई। अब इस समीकरण संतुलित हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दूसरा है HCl। जब HCl की कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये कैल्शियम जो है अधिक क्रियाशील है तो इसका स्थान ग्रहण करेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पर, तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा प्लस CO2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो निकलना ही है। ठीक है, जो सूत्र में है वो तो यहाँ पर निकलना है। तो यहाँ पर 2 आया है स्टूडेंट, ये 2 किस प्रकार आया है, यानी कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो, इसका चार्ज जो होता है वो 2 होता है, यानी कि कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो +2 धनायन होता है, इसलिए यहाँ पर Cl की जगह पर 2 आएगा। परंतु हमें ऐसे समीकरण को संतुलित करना होगा। संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर Ca जो है वो 1 है, 1 ही तो है, यहाँ पर भी 1 है, परंतु यहाँ Cl जो 2 दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो H भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो H भी यहाँ पर 2 हो गया। Cl कितना है 2, तो ये भी Cl2 हो जाएगा। कैल्शियम 1। अब यहाँ पर आपको जो O आया है 1 यहाँ से ले लिया है, बचा कितना CO2 बचा, CO2 बाहर निकल जाएगा, ये गैस हो जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तीसरा एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पर।
H2SO4 की क्रिया जिंक क्लोराइड से कराएंगे, यानी कि जिंक कार्बोनेट से कराएंगे, यानी कि धातु कार्बोनेट ही तो है, जिंक भी क्या है धातु, और ये कार्बन है, ठीक है नहीं, कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2SO4 की क्रिया जिंक कार्बोनेट से कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फर बनेगा, यानी कि जिंक जो है अधिक क्रियाशील होता है, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट यहाँ बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, क्योंकि जिंक इसके साथ क्रिया कर लेगा, इसको हटा देगा। अब जो यहाँ से जो क्रिया करेगा इसके साथ, तो यहाँ से H2O बनेगा, यहाँ से एक O ले लेगा, ठीक है, तो यहाँ O ले लिया प्लस CO2 निकाल देगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये समीकरण संतुलित है, क्योंकि यहाँ पर Zn सिंगल है, SO4 भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा सिंगल जो है वही है, H2 दो ही है, ऑक्सीजन उतना है का उतना ही है, ठीक है। तो ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। तो ये होगा, कहीं पर भी आपको समीकरण दिया हो, अगर आपको अम्ल और धातु कार्बन के साथ क्रिया करानी हो तो आप आंख मिच के H2O प्लस CO2 निकाल देना, ठीक है। उसके बाद जो बनता है उसे रख देना और उसका समीकरण को संतुलित कर देना, वही क्या हो जाएगा, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी कि और रासायनिक अभिक्रिया भी हो जाएगी। स्टूडेंट चौथा है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की जब सल्फ्यूरिक अम्ल, उल्टा लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट यानी कि धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट और H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से अधिक क्रियाशील है तो इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो Na2SO4 हो जाएगा प्लस H2 होगा प्लस CO2 होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इस क्रिया हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपको उम्मीद कर कि ये वाला भी जो पॉइंट है आपको समझ में आ चुका है कि धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया किस प्रकार से अम्ल करते हैं। ये भी इसका दूसरा गुण है, यानी कि रासायनिक गुण। अब देखते हैं इसका तीसरा गुण कौन सा है, चलिए स्टूडेंट, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, यानी कि धातु ऑक्साइड, यानी कि जब धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर है अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है, जल बनता है, बस ये दो चीज बनती हैं, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो सूत्र यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड लवण बनेगा और जल बनेगा। आंख मिच के आपको जल तो निकालना ही है। आप यहाँ पर आप दे सकते हैं एग्जाम्पल कि कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस HCl है, यानी कि ये अम्ल है और ये क्या है आपका धातु ऑक्साइड है, ठीक है। जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो ये कैल्शियम से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड होगा और इस पर चार्ज 2 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 आता है, परंतु इसे बैलेंस करना होगा हमें, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O तो निकलेगा ही, ये तो निकलेगा, जल तो निकलेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर भी आपको 2 लगाना होगा, यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है तो 1 ही रहेगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड की क्रिया कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड आपको दिखाई दे रहा है, जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जब क्रिया कराएंगे तो ZnSO4 हो जाएगा और H2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो संतुलित है ये समीकरण। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा तीसरा पॉइंट होगा धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया अम्ल की, ठीक है। अब इसका चौथा कौन सा होगा, चौथा क्या होगा, चौथा वही होगा क्षारकों के साथ अभिक्रिया। तो चलिए चौथा देखते हैं इसका पॉइंट। चलिए स्टूडेंट, चौथा है हमारा क्षारकों के साथ क्रिया, यानी कि क्षारक हो या क्षारकों, ठीक है, क्षारक हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो क्षारकों के साथ क्रिया यानी कि अभिक्रिया, अम्ल जब क्षारकों के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण तथा जल बनता है। जैसे आपने अभी पढ़ा है, अगला तीसरा जो पढ़ा था, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तब भी क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। और परंतु जब क्षारकों के साथ अभिक्रिया करेगा अम्ल तब भी क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो सूत्र यहाँ पर लिखा है, अम्ल प्लस क्षारक जब क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। अब एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं। HCl ये क्या हो गया, अम्ल, और ये क्या हो गया NaOH। आप जानते हैं जिसमें हाइड्रोजन धनायन होता है वो अम्ल होता है, जिसमें OH ऋणायन होता है वो क्षार होता है। तो ये इसके साथ क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NaCl और ये H2O हो जाएगा, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। यानी कौन सी हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा और H2O हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो जल निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण बन जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं हमारा दूसरा है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि ये भी इससे क्या करेगा, Na2SO4 हो जाएगा, यहाँ पर Na2SO4 इसके साथ क्रिया करेगा, Na2SO4 और H2O हो जाएगा, ठीक है। H2 पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2H2O है रहा है, यहाँ पर Na2 है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि इसमें क्या है Na2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये भी 2 ये भी 2, ये सब 2 हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है आपका 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। और ऑक्सीजन 2 है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 आगे लगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2H2 हो जाएगा, ठीक है। और Na2SO4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये
सभी का संतुलन होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम तीसरा देखते हैं। यहाँ पर आपको एसिटिक अम्ल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर CH3COOH प्लस NaOH। जब इसके साथ क्रिया कराएंगे ये अम्ल होता है, ये क्या होता है आपका क्षार होता है। जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो CH3COO यहाँ पर जो है ये H हटा देगा यहाँ से, तो Na यहाँ पर आ जाएगा और जो हमारा H के साथ क्रिया करके जल बना देगा। तो यहाँ पर आपको बन जाएगा सोडियम एसीटेट बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। ठीक है, यहाँ पर ये एसीटेट है। ठीक है, तो ये सोडियम एसीटेट हो जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है स्टूडेंट, जब क्षारकों के साथ अम्ल क्रिया कराते हैं तो इस प्रकार से रिएक्शन होती हैं। इसमें से कोई एक रिएक्शन, दो रिएक्शन याद रखना। ठीक है, अब चलते स्टूडेंट, अब देखते हैं हम क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। अम्ल के अभी हमने अम्ल के लिए कहते हैं, अब हम देखेंगे क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देर ना करते हुए उन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्षार के रासायनिक गुण। अभी हमने अम्ल के पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो चलिए क्षार के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा क्षार की धातु के साथ क्रिया। जिस प्रकार से हमने अम्ल की धातु के साथ क्रिया करी थी तब क्या हुआ था, और अब हम क्षार की धातु के साथ क्रिया करेंगे तब क्या होगा स्टूडेंट, दोनों में हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा। ठीक है, दोनों स्थितियों में हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा। ठीक है, तो चलिए क्षार की धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है। क्षार की जब धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। धातु लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिया है Zn प्लस NaOH। जिंक की जब क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है आपका, ये क्या है? धातु है। जब क्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनेगा, यानी कि Na2ZnO2 बनेगा। Zn यहाँ पर सोडियम बनेगा, सोडियम यहाँ पर कितना है? 2 है, और यहाँ पर जिंक सिंगल है। ठीक है नहीं, और O कितना है? 2 है, परंतु यहाँ पर 2 O है और यहाँ पर सोडियम 2 है, परंतु यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर 1। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम कितना हो जाएगा? 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। अब जो हो जाएगा Na2ZnO2। ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा सोडियम जिंकेट, और यहाँ से ये हाइड्रोजन 2 निकल जाएगा अलग, ये हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने अम्ल में किया था, यानी कि क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया और अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, उन दोनों स्थितियों में हाइड्रोजन गैस ही मुक्त हुआ। ठीक है, तो ये तो सेम अभिक्रिया हो गई। ठीक है, क्योंकि जब क्षार क्रिया कराएंगे धातु से तब भी हाइड्रोजन निकलेगा, और अम्ल कराएंगे धातु से तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब चलते स्टूडेंट इसका दूसरा देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। चलिए स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है धातु कार्बोनेट से क्रिया, यानी कि जब क्षार की धातु कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तब क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यानी कि जब क्षार की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। यानी कि जब क्षार धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तब कोई क्रिया नहीं होती है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, जब क्षार की धातु कार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, आपको याद रखना है, यानी कि जो क्षार जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं करते। ठीक है, अब चलते इसका तीसरा पॉइंट है अम्ल से क्रिया, यानी कि जब जो हमारे क्षार होते हैं वो अम्ल से क्रिया करते हैं तब क्या होता है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है अम्ल से क्रिया। जिस प्रकार से यानी कि क्षार की अम्ल के साथ क्रिया कराई थी तब भी लवण बना था, उसी प्रकार ये भी है, इसमें भी क्या होगा, अम्ल और क्षार की क्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है तीसरा पॉइंट कि जब क्षार की क्रिया अम्लों से कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। जैसे मैंने अम्ल की क्षार के साथ कराई थी तब भी लवण और जल बना था, और जब क्षार की अम्ल के साथ कराऊंगा तब भी क्या होगा, लवण एवं जल बनेगा। तो अम्ल की क्रिया जब हम क्षार से कराते हैं तो क्या होता है, लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जब क्षार की क्रिया अम्लों से कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने, HCl ये क्या अम्ल है और ये क्या है, ये आपका क्षार है। जब क्रिया कराएंगे तो NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, H2O बनेगा, यहाँ पर ये 2H हो जाएंगे और O तो सिंगल है ही है। ठीक है, और दूसरा है, आपको देख सकते हैं इसमें, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल की जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट और H2 यानी कि जल बन जाता है। तो
तो H2SO4 की जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH से क्रिया कराते हैं तो K2SO4 और 2H2O बनेगा। परंतु यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना है 3 हाइड्रोजन, तो आपको क्या करना होगा इसमें 2 से गुणा करना होगा। अब K2 भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया और आपका हाइड्रोजन भी जो 2 था यहाँ पर 2 था, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से संतुलित हो जाता है। तो स्टूडेंट ये थे आपके रासायनिक गुण यानी कि अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक पूर्णतः आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट। यदि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में भी लिखिए, तो आपको भौतिक गुण तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं और रासायनिक गुण जो थे मैंने अब इस वीडियो में बता दिए हैं। अब ये आपका जो टॉपिक था वो अम्ल क्षार वाला वो क्लियर हो चुका है। अब स्टूडेंट इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है जो 4 नंबर में या 3 नंबर में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे 5 नंबर में पूछा जाता है स्टूडेंट कि उदासीनीकरण अवक्रिया क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसे हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट।